नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साक में आपका स्वागत है। अब तक हम 2 लेक्चर ले चुके हैं डीएसएस का। आज हम देखेंगे तीसरा लेक्चर डीएसएस का, जो हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस के अब तक के 2 लेक्चर हम कवर अप कर चुके हैं, जिसमें देख चुके हैं कि पहले में देखा इंट्रोडक्शन और दूसरे में बेंडिंग। किसी भी बीम पे अगर हम लोड अप्लाई करें तो उसमें हमारे बेंडिंग के कारण कितने हमारे स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम बना, उसका क्या इफेक्ट है, कब हमारा प्लास्टिक हिंज क्रिएट हुआ, कब रोटेशन हुई, वो सब हम उस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमारे कुछ अलग अलग फैक्टर्स है। जैसे मैंने 3 चीज की वहां पे बात की थी आपकी। सबसे पहले बात की थी आपकी सेफ मूवमेंट की। सेफ मूवमेंट के बाद हमने बात की थी यील्डिंग मूवमेंट की, जिसको डिनोट किया गया था MY से। और थर्ड हमने बात की थी प्लास्टिक मूवमेंट की। ये 3 चीजें हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि ये होता क्या है, इनका डिफरेंस, और ये कब क्रिएट होती है हमारी। ये सब हम इसके बारे में हम इजीली पिछले वाली वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में इन तीनों की हेल्प से हमारे कुछ फैक्टर्स, लोड फैक्टर्स आते हैं, जिनको हमने फैक्टर्स का नाम दिया गया है। वो फैक्टर्स हैं क्या, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे मैंने बात की थी कि हम प्लास्टिक एनालिसिस में वर्किंग स्ट्रेसेस को स्पेसिफाइड लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हमारी प्लास्टिक मूवमेंट को, ताकि हमें क्या मिल जाए, कोलैप्स लोड। हम वर्किंग स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करते हैं कोलैप्स लोड निकालने के लिए। वही चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी एंड में मूवमेंट कौन सी आती है, जब हमारा अल्टीमेट लोड पहुंच जाता है, उसको क्या कह देते हैं हम, एमपी प्लास्टिक मूवमेंट। और उसके पहले कौन सी आई थी हमारा, जब वर्किंग स्ट्रेस कहां पहुंच गया था, यील्डिंग मूवमेंट पे, तो यील्ड मूवमेंट। तो जब मैंने रेशियो देखा, फैक्टर्स की बात करा, फैक्टर का मतलब कुछ नहीं होता, सीधा सीधा रेशियो होता है। तो सबसे पहले मुझे बात पता चली, तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा सेफ फैक्टर। नाम बता रहा है, नाम के हिसाब से चलेंगे। सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर, सेफ नाम बता रहा है, तो मैं कह सकता हूं इट इज अ फंक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल शेप और फॉर्म। कि ये फंक्शन किसका है, क्रॉस सेक्शनल की शेप क्या है आपकी, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, उस पर डिपेंड करता है आपका सेफ फैक्टर। क्यों है क्या ये, रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट एमपी का, प्लास्टिक मूवमेंट का किसके साथ रेशियो हो जाए, हमारा MY के साथ। ठीक, क्लियर होगी बात कि अगर मैं एमपी प्लास्टिक मूवमेंट का रेशियो उससे पहले जो यील्डिंग मूवमेंट के साथ ले लूं, तो वो मुझे क्या दे देगा, रेशियो दे देगा, और उसका नाम क्या दे दिया आपको, सेफ फैक्टर। तो मैं ये दूसरी चीज इसके बारे में, इसको डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। वैसे तो स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, लेकिन हम बार बार इस कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको SF लिख देंगे। तो SF का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेफ फैक्टर। होता क्या है, अभी देखा हमने, सेफ फैक्टर क्या हो जाएगा, MP बाय MY। सेफ फैक्टर क्या हो गई, MP बाय MY। और हमने देखा था पिछली वीडियो में, मैंने आपको ये भी बताया था, और पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि MP क्या होता है, पिछली क्लास में FY डॉट ZP, पिछली क्लास में यही सीखा था। और हमारा MY क्या होता है, FY डॉट Z। FY कौन सा स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस। दोनों जगह यील्ड स्ट्रेस तो सेम कट जाएगा। तो मैं सेफ फैक्टर को एक और नाम से बोल सकता हूं कि आपका सेफ फैक्टर क्या हो गया, ZP बाय Z। तो ये आपका सेफ फैक्टर होता है। और ZP क्या है, प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन, और Z क्या हो गया हमारा, सेक्शन मॉडुलस ऑफ सेक्शन। तो यहाँ प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन, ये सेक्शन मॉडुलस है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपके क्रॉस सेक्शनल शेप पे। इसीलिए इसको कहा जाता है सेफ फैक्टर को, इट इज अ फंक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके बारे में और डीप से देखे जाए तो एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है कोई। सेफ फैक्टर रिप्रेजेंट्स रिजर्व स्ट्रेंथ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजर्व स्ट्रेंथ को। और कौन सी रिजर्व स्ट्रेंथ की हमने पहली क्लास में हमने इसके बारे में बात की थी, पहले ही लेक्चर में हमने बात की थी। रिजर्व स्ट्रेंथ क्या है कि जो यील्डिंग के बाद हमारी प्लास्टिक यील्डिंग मूवमेंट, प्लास्टिक जोन आया था, उसमें के कारण एक स्ट्रेंथ रिजर्व थी किसके पास, स्टील स्ट्रक्चर के पास, उसी को कहा है रिजर्व स्ट्रेंथ। तो SF क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, रिजर्व स्ट्रेंथ।
बियॉन्ड यील्डिंग, किसके बाद, बियॉन्ड यील्डिंग पॉइंट या यील्डिंग स्ट्रेंथ भी कह सकते हो आप। क्लियर हो गया आपकी बात। तो ये आपकी क्या कौन शो करता है, SF। तो मैं थर्ड पॉइंट ये डाल के लिख सकता हूं कि जितना ज्यादा मेरा वो होगा, मोर सेफ फैक्टर रिप्रेजेंट्स मोर रिजर्व स्ट्रेंथ, कि जितना ज्यादा मेरा सेफ फैक्टर है उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी, उसमें से रिजर्व स्ट्रेंथ होगी। और वो किसके बाद ही होगी, बार बार एक ही बात बोलूंगा, बियॉन्ड यील्डिंग स्ट्रेंथ। तो क्लियर होगी बात, ये होता है आपका सेफ फैक्टर। डन, समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं, जो एग्जांपल की बात कर रहे थे, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं और सेफ फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, किसके लिए, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। और रेक्टेंगुलर सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात कर रहा हूं। मान लो ये आपका एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, कोई अच्छे से बना लेते हैं। सेफ फैक्टर फॉर सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी ब्रेड्थ B हो गई और मैंने डेप्थ कितनी ले ली, मान लो ये H हाइट पे है। तो ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन B विड्थ का, H हाइट का। इसके लिए मुझे क्या निकालना है, सेफ फैक्टर। तो जैसे ही पूछ लिया जाए कि सेफ फैक्टर बताओ, तो सबसे पहले मेरे ध्यान में क्या आना चाहिए, सेफ फैक्टर क्या होता है, प्लास्टिक मॉडुलस बाय सेक्शन मॉडुलस, यही होता है, ठीक है। और प्लास्टिक मॉडुलस, जैसे कि हमने पिछली लेक्चर में देखा था, प्लास्टिक मॉडुलस क्या होता है अपना, ZP क्या होता है, एरिया का हाफ y1 बार प्लस y2 बार। यही लिखा था मैंने ZP को, यही था। मतलब एरिया किसका, पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन का। जो ये बात है, ये मेरा पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया, उसका क्या करना है, हाफ। हाफ क्यों करना है, क्योंकि इसके बीचों बीच कहीं ना कहीं से मेरी क्या पास आउट होती है, न्यूट्रल एक्सिस। अब ये न्यूट्रल एक्सिस, इसको किस में, न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि ये मेरा एक सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो मैं कह सकता हूं इस न्यूट्रल एक्सिस को इक्वल एरिया एक्सिस। तो इक्वल एरिया एक्सिस का मतलब इस पूरे एरिया को हाफ हाफ बांट दिया। तो जब मैं ZP की बात करता हूं तो मैं सिर्फ एक साइड का एरिया एक टाइम पे लेके चलता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, A/2। क्लियर होगी बात। उसके बाद ये y1 क्या बताया था मैंने, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। तो ऊपर वाले एरिया की बात की जाए, ये मेरा ऊपर वाला एरिया, इसका ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी या कहो सेंटर ऑफ मास की न्यूट्रल एक्सिस से या इक्वल एक्सिस से दूरी को क्या कहा जाता है, y1। सिमिलरली नीचे वाले एरिया की भी क्या हो जाएगी मेरी, y2 बार। क्लियर होगी बात। तो मैं यहां से ZP कैसे निकाल सकता हूं, पूरा एरिया क्या हो गया, B इंटू में H डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ये टोटल मेरा H है, बीचों बीच मैंने काट दिया, मान लो यहां से यहां तक मैंने काटा, तो ये कितना हो जाएगा, H/2 हो जाएगा मेरा। अगर ये मेरा H/2 है तो मेरी यहां से लेके यहां तक कितना बचेगा, H/4 बचेगा, क्योंकि ये अभी आधा ये भी आधा, सिमिलरली ये भी आधा ये भी आधा, तो ये नीचे भी कितना हो जाएगा मेरा, H/4। तो मैं y1 क्या लिख सकता हूं, H/4 प्लस y2 भी क्या लिखा जा सकता है, H/4। तो यहां से सॉल्व करके क्या हो जाएगा अपना ये, B इंटू H/2 इंटू H/4 प्लस H/4 लिख सकता हूं 2H/4। 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया BH²/4। तो एक रेक्टेंगुलर सिमेट्रिकल सेक्शन जिसकी विड्थ B हो, डेप्थ H हो, उसकी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कितना होता है, BH²/4। ये डायरेक्ट यहां से भी इतना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, सिर्फ इतनी वैल्यू। तो वो क्या हो जाएगा, BH²/4। हमें सिर्फ क्या वैल्यू पुट करनी है कि कितनी विड्थ है और कितनी उसकी क्या है, डेप्थ। क्लियर होगी Z। अब हम बात करते हैं दूसरे छोर किसकी, Z की, जिसको कहा जाता है सेक्शन मॉडुलस। और Z होता क्या है, IXX डिवाइडेड बाय y बार।
जेड क्या हो जाता है आई एक्सेस। आई एक्सेस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। और रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोड होता है बी डी क्यूब। डी यहाँ क्या है एच, तो बी डी क्यूब बाय 12 डिवाइडेड बाय वाई बार। वाई बार कितना है अपना टोटल यहां से यहां तक h बाय 2, ये हो गया h बाय 2। ये कटा 6, ये काट के कितना आ गया 2, तो ये हो गया आपका बी एच स्क्वायर बाय 6। अब हमारा काम सिर्फ क्या रह गया, शेयर फैक्टर निकालना। और शेयर फैक्टर निकालने के लिए मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो सेफ फैक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी शेयर फैक्टर नहीं, सेफ फैक्टर बी एच स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय बी एच स्क्वायर बाय 6। बी एच स्क्वायर से बी एच स्क्वायर गया, ठीक है। और सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, 6 यहां पे है, 4 यहां पे, उल्टा हो जाएगा 6 बाय 4 यानी कि 1.5। इस सेफ फैक्टर 1.5 का मतलब सीधा सीधा ये है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में 50%, एक से कितना अधिक है ये 50% ज्यादा रिजर्व स्ट्रेंथ है बियॉन्ड यील्डिंग। जो मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट डाला था आपका भी कि वो बियॉन्ड यील्डिंग कितनी रिजर्व स्ट्रेंथ है, वो कौन दे रहा है, हमारा सेफ फैक्टर दे रहा है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और एग्जांपल सर्कुलर सेक्शन का लेके देखते हैं, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का क्या रहता है। आप ट्राई कर सकते हो निकालने के लिए। तो सॉलिड सर्कुलर सेक्शन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एक सॉलिड सर्कुलर सेक्शन की। ये आपका सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है, तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस सेंटर से पास होगी, इसको क्या कह देंगे, इसका Na। ये आपकी सॉलिड सर्कुलर सेक्शन होगी। अब ये Na इसको हाफ हाफ एरिया में बांट रहे हैं। ये ऊपर का एरिया जिसपे मैंने कोई लाइनिंग लगाई, ये क्या हो गया नीचे का एरिया। सिमिलरली इसका सीजी कहाँ होगा, ऊपर का सीजी ये होगा, इस ऊपर का सीजी ये, और नीचे वाले का सीजी क्या हो गया, ये हो गया। तो यहां से यहां तक की दूरी होती है 4r/3π सर्कुलर सेक्शन में। जैसे वहां पे क्या थी h/4, यहां पे यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, फिर से सॉरी 4r/3π ये हो गई। अगर मैं इसको d की फॉर्म में लिखूं, r क्या होता है, d/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू में d/3 इंटू पाई इंटू 2, ये क्या हो जाएगा ये, तो 2d/3π मेरा क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस। क्योंकि सारा कुछ आई एक्सिस निकालना है, वाई बार निकालना है, वो किस में निकालते हैं हम, डी की फॉर्म में। तो यहाँ पे भी मुझे सेफ फैक्टर की बात की, तो सेफ फैक्टर क्या हो जाता है अपना ZP/Z। यही मेरा सेफ फैक्टर का फॉर्मूला रहेगा हमेशा, और इसी से मैं इजीली निकालूंगा। अगर हमें मूवमेंट दे रखी है, प्लास्टिक मूवमेंट और यील्डिंग मूवमेंट, मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। लेकिन ज्यादातर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अपॉन में सेक्शन मॉडुलस। क्लियर होगी बात। अब इसकी बात करते हैं, ZP निकालते हैं। वही ZP क्या हो जाएगा, A/2 y1 बार प्लस y2 बार। A पूरा एरिया क्या होता है πr², सर्कल का एरिया यही होगा πr² बाय 2। y1 कितना आ गया हमारा 2d/3π, तो ये हो गया 2d/3π प्लस 2d/3π। अब क्योंकि यहाँ पे r है, ये d है, तो इस r को भी मैं चेंज कर सकता हूँ d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात। या आप कह सकते हो सर्कल का डायरेक्ट एरिया क्या हो जाता है πd²/4, ये भी अप्लाई कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, सेम यही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका πd²/4, यहां से 4 दूनी 8, 2d/3π 2d/3π लिख सकते हैं, 2 twice of 2d/3π लिखा जा सकता है। अब सॉल्व करने पे तो πd3/6π आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे ZP। क्लियर होगी बात। ZP की वैल्यू कितनी आ गई, πd3/6π। अब मैं निकालता हूं दूसरी बात, जिसकी सेक्शन मॉडुलस की यहाँ पे बात की जा रही है, Z। अगर मैं Z की बात करूं, Z क्या होता है आपका
वही आई एक्सिस वाई बार, और सर्कुलर के सेक्शन में आई एक्सिस होता है पाई डी की पावर 4/64। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना होता है, पाई डी 4/64। ये मेरी जेड निकालने के लिए, और इसको डिवाइड किससे करना है, वाई बार से, और वाई बार क्या है, न्यूट्रल एक्सिस की एक्सट्रीम फाइबर से दूरी। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी टोटल, अगर मेरा इसका डायमीटर डी है तो ये कितना हो गया मेरा d/2, और यहाँ पे मैंने जैसे ही d/2 पुट किया ये 32 हो गया, और ये क्या हो गया क्यूब, और सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ गई पाई डी क्यूब बाय 32। ये मेरा क्या आ गया z, पाई डी क्यूब बाय 32। अब मेरा सिर्फ क्या काम रह गया आपका, ZP निकालना, और मैं यहाँ से ZP निकाल सकता हूँ, वो सेफ फैक्टर निकाल सकता हूँ। ये वैल्यू पुट की मैंने पाई डी क्यूब बाय 6 पाई, जो कि यहाँ पे आई है। पाई से पाई भी अभी कट सकता है, देखो ये पाई रहा, ये पाई गया, ठीक है, ये पाई गया, तो ये कितना बच गया आपका डी क्यूब बाय 6। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं, डी क्यूब बाय 6 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब बाय 32, और सॉल्व करके क्या आ गया, डी क्यूब से डी क्यूब क्या, ये 2 3 जा 6, ये 16, और 16/3 पाई, और सॉल्व करके आ जाता है 1.7। आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1.7। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा जैसे मैंने रेक्टेंगल में बात करी 50% ज्यादा, तो यहाँ पे सर्कुलर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन में कितना हो जाएगा, वो 70% ज्यादा रिजर्व स्ट्रेंथ है। क्लियर होगी बात। इस 70% ज्यादा रिजर्व स्ट्रेंथ मुझे मिलती है किसके केस में, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन में बियॉन्ड यील्डिंग। अब बात कर ली जाए कुछ हमारे जनरल है, अलग अलग है, उनकी सेफ फैक्टर्स लिख देते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिगर के। तो सेफ फैक्टर फॉर डिफरेंट लिख लो, और मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। ऐसा ऑर्डर पेपर में भी आ सकता है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं, डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के सेफ फैक्टर्स पता होने चाहिए कि इनकी वैल्यूज क्या होती है। तो डायरेक्ट वैल्यू है, निकालना कैसे है वो मैंने बता दिया। तो मैं कह सकता हूं सेफ फैक्टर फॉर डिफरेंट सेक्शंस, सेफ फैक्टर फॉर डिफरेंट सेक्शंस। डिफरेंट सेक्शन के सेफ फैक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं आई सेक्शन। तो ये आई सेक्शन है हमारा, और ये मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग एक्सिस के अराउंड। जब मैं स्ट्रॉन्ग एक्सिस मींस वेब के अराउंड आई सेक्शन की बात करूं, तो मुझे हमेशा सेफ फैक्टर मिलता है 1.12 के अबाउट। 1.12, ये 1.12 भी देखने को मिल सकता है, आप 1.14 भी देखने को मिल सकता है पेपर में, लेकिन ज्यादातर आपको किसके साथ जाना है 1.12। ये आई सेक्शन का है कि आई सेक्शन में 12% ज्यादा है बियॉन्ड यील्डिंग रिजर्व स्ट्रेंथ। क्लियर होगी बात। ये मैंने किसकी बात कर ली, आई सेक्शन की। इसके बाद जो सेकंड है इससे ज्यादा होती है, वो है आपकी थिन सर्कुलर रिंग की, जिसका डायमीटर कितना है डी। थिन सर्कुलर रिंग की बात कर रहा हूं जिसका डायमीटर डी है, और थिकनेस बहुत ज्यादा छोटी कितनी है टी। तो थिन सर्कुलर के केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 1.27। 1.27, तो आपने कितनी लेके चलनी है इसके केस में, थिन सर्कुलर के केस में 1.27 ये वैल्यू होती है। और या आपको पेपर में ऐसे भी लिखी मिल सकती है 4/पाई। इन दोनों की वैल्यू एक सेम ही है, तो आप 4/पाई भी आंसर में मिल सकता है, 1.27 भी आंसर में मिल सकता है। ठीक है, ये इधर लिख देते हैं इसको 4/पाई। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं थर्ड। मैंने ये इसीलिए उधर बनाया क्योंकि मैंने आई सेक्शन स्ट्रॉन्ग एक्सिस के अराउंड यहां लिख दिया। अगर आई सेक्शन वीक की बात की जाए, या आपका एच सेक्शन हो, ये आपका वीक सेक्शन के अराउंड होता है, ये आई सेक्शन ही है, तो मैं कह सकता हूं आई सेक्शन अलोंग वीक एक्सिस। या तो मैं इसकी बात करूं, या फिर
आपका हमने अभी देखा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात कर ली जाए, या फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इसकी भी वही होती है, इसकी भी सेम वही होती है। ये प्लस का मतलब यहाँ ये नहीं है, इन सब की मिला के इसका मतलब ये है कि इसकी भी वैल्यू वही है, इसकी भी सेम वैल्यू है। और तीसरा होता है आपका थिन होलो रोम्बस। इन तीनों के केस में आपकी हमेशा होती है 1.50 SF। कौन कौन सा हो गया आपका आई सेक्शन अलोंग स्ट्रॉन्ग एक्सिस जिसकी होती है 1.12, आपकी थिन सर्कुलर सेक्शन जिसकी होती है 1.27 या कहो 4/π। आपका आई सेक्शन अलोंग वीक एक्सिस की पूछ लिया जाए तो हमें मिलेगी 1.50। मुझसे रेक्टेंगुलर सेक्शन की पूछी जाए तो मुझे मिलेगी 1.15। मुझसे थिन होलो रोम्बस की पूछी जाए तो मैं क्या बताऊंगा, इसकी भी 1.50। तो क्लियर हो गए आपको ये कुछ 3 सेक्शन। ये कर लो, हमने अब तक देख लिए 5 सेक्शन और सेक्शंस है, इनको रब करके बनाने की कोशिश की जाती है। हमने सर्कुलर सेक्शन थिन देख लिया, और हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला भी था सॉलिड सर्कुलर सेक्शन की, तो वो कितनी आई थी हमारी 1.70, 70% एक्स्ट्रा। आप ऐसे याद करोगे तो ज्यादा याद रहेगा, 70% एक्स्ट्रा 12% एक्स्ट्रा, तो ऐसे ज्यादा याद रहता है एज कम्पेयर टू 1.12, 1.50, 1.27। तो हमें पता चल गया आई सेक्शन की कितनी हो गई 12% एक्स्ट्रा, यानी कि 1.12। उसके बाद मैं थिन होलो सर्कुलर की बात करूं तो 27% एक्स्ट्रा 1.27। उसके बाद हमने देख लिया आई सेक्शन अलोंग वीक एक्सिस, रेक्टेंगुलर सेक्शन और या थिन होलो, तीनों की क्या होती है 50% एक्स्ट्रा। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ सेक्शन। फोर्थ सेक्शन में आ जाता है आपका सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। बात कर ली जाए सॉलिड सर्कुलर सेक्शन की, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन की होती है आपकी 1.70, जो कि हमने अभी अभी देखी थी। तो आपकी फोर्थ सेक्शन कौन सा हो गया, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। फिफ्थ आ गया आपका टी सेक्शन। फिफ्थ कौन सा देख रहे हैं हम, टी सेक्शन, जिसकी वैल्यू होती है 1.90, 1.90, या आपको पेपर में देखने को मिल सकती है 1.95 भी। ज्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट है आपकी 1.90, ये टी सेक्शन के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 5 सेक्शन देख लिए, टी सेक्शन की कितनी होगी 1.90। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ, डायमंड सेक्शन। इसको कहा जाता है डायमंड सेक्शन। और डायमंड सेक्शन की जिसकी ये हाइट दे दी आपको h, और यहां से यहां तक दे दिया आपका d दे दो, b दे दो, कुछ भी, और ये टोटल हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी h। तो डायमंड सेक्शन की जब बात कर ली जाए तो आंसर होता है इसका सेफ फैक्टर निकल के आता है 2.00, मीन्स 100% एक्स्ट्रा, 100% एक्स्ट्रा। 1 के से 1 पे 100% एक्स्ट्रा, यानी कि 1 और एक्स्ट्रा कर दे तो हमें किसकी मिल जाएगा, डायमंड सेक्शन का सेफ फैक्टर। तो आपको यहां से क्लियर हो डायमंड सेक्शन का कितना हो गया 2। नेक्स्ट इसके साथ साथ सेम इसके लिए प्लस होता है हमारा, अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्रायंगुलर सेक्शन जिसका वर्टेक्स क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड। ट्रायंगुलर सेक्शन जिसका वर्टेक्स क्या हो, डाउनवर्ड, उसका पूछा जाए तो उसकी भी हमेशा क्या होती है 2 ही। तो पेपर में ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है कि आपको जो हमें रेक्टेंगुलर का नॉर्मली पता है, सर्कुलर का हमें नॉर्मली पता है, सर्कुलर का ना देके रेक्टेंगुलर के साथ थिन होलो रोम्बस दे दिया। थिन होलो रोम्बस का भी कितना है 50% ज्यादा। ऐसे ही हमारा डायमंड का कितना हो गया 100% ज्यादा, यानी कि 2.00। तो डायमंड के साथ साथ सेम किसका हो जाता है हमारा, अगर ट्रायंगुलर सेक्शन की बात की जाए और जिसकी लॉन्ग एक्सिस है, बेस किसके पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, या फिर वो लिख सकता है कि वर्टेक्स क्या है मेरा डाउनवर्ड। अगर मेरा वर्टेक्स डाउनवर्ड में 2.0 है तो यहां से एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि वर्टेक्स अपवर्ड हो तो तब वैल्यू क्या होगी। तो वर्टेक्स अपवर्ड का बना देते हैं, ये 7th केस हो जाएगा हमारा कि वर्टेक्स अपवर्ड में सेम वही चीज, ये h हो गया आपका, यहाँ पे ये h है और यहां से यहां तक का आपका d है। b भी ले सकते हो, d ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये h हो गया, ये d हो गया, b हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2.34। तो वर्टेक्स डाउनवर्ड में वैल्यू 2 होती है, वर्टेक्स अपवर्ड में वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 2.34। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि
क्वेश्चन में वर्टेक्स डाउनवर्ड बोल रहा है और साथ के साथ कंफ्यूज वर्टेक्स डाउनवर्ड ना बोल के ये कह देता है कि उसका जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल है स्ट्रॉन्ग एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस के। तो ये चीज हमारा क्या क्लियर करता है कि ये 2.00 और ये क्या हो गया आपका 2.34। तो ये थे सेफ फैक्टर्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। हमने फिर से रिवाइज करते हैं कौन कौन सा देखा। आई सेक्शन के लिए कितना हो गया हमारा 1.12। उसके बाद हमने देखा कौन सा थिन होलो सर्कुलर 1.27। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा देखा आपका आ गए रेक्टेंगुलर थिन होलो रोम्बस या फिर आप कह सकते हो आई सेक्शन अलोंग वीक एक्सिस 1.50। उसके बाद किसकी बारी आ जाती है सर्कुलर सॉलिड सर्कुलर 1.70। उसके बाद अगर हम बात कर ले सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के बाद हमने बात करी अभी देखा था सॉलिड टी सेक्शन का 1.90 1.95। उसके बाद आ गया हमारा डायमंड सेक्शन जिसका होता है 2 और डायमंड सेक्शन के साथ साथ किसका ट्रायंगुलर वर्टेक्स डाउनवर्ड 2.0 और हमारा ट्रायंगुलर वर्टेक्स अपवर्ड बेस ये हो इसका क्या हो जाता है 2.34। एक और चीज पेपर में पूछी जा सकती है वो जो यहाँ पे है, जैसे मैंने अभी बात करी सर्कुलर सेक्शन का सॉलिड सर्कुलर का क्या होता है हम बात करते हैं सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। तो सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का सेफ फैक्टर मैंने कितना बताया आपको 1.7। आपसे पेपर में अगर हम बात करें जब आईएएस लेवल की, जैसे कि मैंने कहा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि आपका कन्वेंशनल और साथ के साथ ऑब्जेक्टिव सारा कुछ कवर अप करके चले। ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे बीटेक का स्टूडेंट हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो जो टेक्निकल है, सबके लिए हेल्पफुल है। तो वहां पे एक चीज पूछ ली जाती है सॉलिड सर्कुलर सेक्शन की 1.7 है तो होलो सॉलिड सर्कुलर सेक्शन की क्या होगी सर्कुलर सेक्शन की क्या होगी। तो यहां दो चीज है, होलो सर्कुलर सेक्शन का मतलब मेरा कुछ इस प्रकार है, ये मेरा होलो सर्कुलर सेक्शन, लेकिन ये कैसा दिखाई देगा हमें, हमने अभी बात की थी थिन सर्कुलर की, तो दोनों में अंतर है। थिन सर्कुलर की क्या होती बताई थी 1.27, तो कभी भी होलो सॉलिड सर्कुलर की 1.27 तो नहीं होने वाली। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये होती है 1.7 इंटू 1 माइनस के का क्यूब 1 माइनस के की पावर 4 वेयर के इज, जहां पर के क्या होता है रेशियो ऑफ इनर डायमीटर टू आउटर डायमीटर। अगर मैं इनर डायमीटर का आउटर डायमीटर के साथ रेशियो ले लेता हूं तो मेरी वैल्यू होलो सॉलिड सर्कुलर की याद कैसे रहेगी 1.7 सर्कुलर सेक्शन की होती है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस के की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के की पावर 4। तो ये सारा कुछ जो सेफ फैक्टर पूछी जा सकती है अलग अलग सेक्शंस की वो हो गई। अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं और साथ के साथ एक दो फैक्टर्स और देख लेते हैं। हाँ करो, नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरी वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप नोटबुक जरूर लेके बैठे, साथ के साथ खुद प्रैक्टिस करें, साथ के साथ देखे क्या गलती कर पा रहे हो। कोई नहीं, अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा हमने इसमें देखा सेफ फैक्टर क्या था, प्लास्टिक मूवमेंट का यील्डिंग मूवमेंट के साथ रेशियो को क्या नाम दे दिया था मैंने, सेफ फैक्टर। अब मैं दूसरे फैक्टर की बात कर रहा हूं, अगर अल्टीमेट लोड या ये कहूं प्लास्टिक मूवमेंट को, प्लास्टिक मूवमेंट जो मेरी एमपी है, सारा खेल यहाँ प्लास्टिक मूवमेंट का है तभी इसका नाम प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक मूवमेंट का मैं सेफ मूवमेंट के साथ रेशियो ले लूं एमपी बाय एम, तो एमपी बाय एम प्लास्टिक मूवमेंट का सेफ मूवमेंट के साथ रेशियो, इस चीज को क्या नाम दे दिया हमने लोड फैक्टर। इसको क्या नाम दे दिया लोड फैक्टर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा खेल किसका आ जाता है लोड का। तो इसकी एक और डेफिनेशन है, यहाँ ये कहा जाता है अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, या ये कहो अल्टीमेट लोड का वर्किंग लोड के साथ जो रेशियो होता है उसको क्या कहा जा गया लोड फैक्टर। अपने आप याद रहेगा अब आपको। तो
अगर मैं जेई लेवल की बात करूं तो जेई लेवल पे आपसे सीधा सीधा यही कहेंगे कि ये लोड फैक्टर क्या होता है। तो लोड फैक्टर नीचे ऑप्शंस में आपको देखने को मिल जाएगा, अल्टीमेट लोड बाय वर्किंग लोड, अल्टीमेट लोड बाय कोलैप्स लोड, कोलैप्स लोड बाय अल्टीमेट। तो अल्टीमेट कोलैप्स लोड एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर यहाँ अल्टीमेट की जगह कोलैप्स लोड बाय वर्किंग लोड आ जाए तब भी हमारा आंसर सही है। तो क्लियर हो गया, ये आपका जेई लेवल पे। अगर हम थोड़ा अबव लेवल चल जाए तो इसको डीप में लेके जाते हैं फिर, या इनकी वैल्यू निकालने पूछ सकते हैं। तो लोड फैक्टर क्लियर हो गया कि लोड फैक्टर क्या हो गया मेरा, अल्टीमेट लोड बाय वर्किंग लोड। तो मैं कह सकता हूं एल एफ क्या हो गया, एमपी बाय एम, और एमपी क्या हो गया मेरा, एफ वाई डॉट जेड पी बाय एम क्या होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में, जो मेरी दूसरी वीडियो थी जिसमें हमने सारी मूवमेंट के बारे में पढ़ा, तो मैंने वहां पे बताया था सेफ मूवमेंट क्या होती है, एफ डॉट जेड। तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ वाई बाय एफ डॉट जेड पी बाई जेड। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, ये जेड पी बाई जेड है क्या? तो हमने अभी अभी देखा ये कुछ नहीं है। तो एफ वाई बाई एफ यानी कि यील्ड स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस से डिवाइड कर दे तो उसको क्या कहा जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस से। तो यही बात है कि व्हेन व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। क्लियर होगी बात, डॉट, और ये क्या हो गया हमारा जेड पी सेफ फैक्टर। तो मैं कह सकता हूं लोड फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू में सेफ फैक्टर। तो यहां से लोड फैक्टर क्लियर हो गया आप लोगों को होता क्या है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मैं बात करता हूं कि लोड फैक्टर डेड लोड के लिए कितना होता है। लोड फैक्टर फॉर डेड लोड, सिर्फ मैं डेड लोड की बात करूं, डेड लोड के लिए लोड फैक्टर की वैल्यू हमेशा कितनी कैरी करके चलते हैं हम, 1.7। दो डेड लोड प्लस इम्पोज लोड, डेड लोड प्लस इम्पोज लोड की भी बात कर लूं तब भी मेरा लोड फैक्टर कितना होगा, 1.7। डेड लोड प्लस विंड लोड या आपके सीस्मिक लोड हो यानी कि अर्थक्वेक लोड हो, तब भी मैंने लोड फैक्टर कितना लेके चलना है, 1.7। लेकिन आपका केस आ जाए डेड लोड प्लस इम्पोज लोड, जिसको लाइव लोड भी कहा जाता है, इम्पोज लोड प्लस विंड लोड या सीस्मिक लोड, इन तीनों का पेयर बन जाए तो यही लोड फैक्टर में कितना कैरी ओवर करके चलता हूं, 1.3। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में चांसेस बन जाते हैं। तो ये होती है लोड फैक्टर की वैल्यू। लोड फैक्टर फॉर डेड लोड इज 1.7, लोड फैक्टर फॉर डेड लोड प्लस इम्पोज लोड इज 1.7, अगेन load factor for dead load plus wind or seismic load is 1.7, but when we consider all the three, dead load plus imposed load plus wind and seismic load, its value is 1.3। I hope आपको ये क्लियर हो गया। इससे कुछ रिलेटेड बातें हैं, जैसे लोड फैक्टर का प्राइम फंक्शन क्या है। तो लिखो, the prime function of load factor is to ensure that जैसे हमने बात की थी सेफ फैक्टर इज द फंक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन सेफ, वैसे ही द प्राइम फंक्शन ऑफ लोड फैक्टर इज टू इंश्योर दैट द स्ट्रक्चर will be safe under service condition, will be safe under service condition। तो क्लियर हो गया आपको बातें ये कि जो हमारा प्राइम फंक्शन है लोड फैक्टर का, तो प्राइम फंक्शन क्या है कि जो स्ट्रक्चर है हमारा, कोई भी स्ट्रक्चर, बीम हो गया आपका या कॉलम हो गया, स्टिफनेस मेंबर हो गए, फ्लेक्सुरल मेंबर हो गए, तो वो स्ट्रक्चर मेरा सेफ है अंडर सर्विस कंडीशन। ये काम है आपका, ये काम है, मेन फंक्शन है लोड फंक्शन का। अब ये किस किस पे डिपेंडेंट है, तो किस किस पे डिपेंडेंट है, तो मैं कह सकता हूं लोड फैक्टर डिपेंड्स ऑन, लोड फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो
तो पहला तो इंपॉर्टेंट है, हमने अभी देखा नेचर ऑफ लोडिंग, डेड लोड है, इम्पोज लोड है, कैसा लोड है, सबका कॉम्बिनेशन है। तो वो किसके अंदर आ गई हमारी, किसके बाद अंदर आ गई, नेचर ऑफ लोडिंग के। सेकंड हो गई आपकी सपोर्ट कंडीशंस। इंपॉर्टेंट है कि आपका लोड फैक्टर किस किस पे डिपेंडेंट हो गया, नेचर ऑफ लोडिंग पे, सपोर्ट कंडीशंस पे, ठीक है, क्लियर हुई बात। थर्ड इंपॉर्टेंट हो गया आपका सपोर्ट कंडीशन हो गया ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ मेंबर, अनसर्टेनिटी ऑफ लोड, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मेंबर। फोर्थ हो गया अनसर्टेनिटी ऑफ, कि लोड की अनसर्टेनिटी, जैसे विंड और सिस्मिक लोड हो गया, तो ये सब किस में आ गया आपके, लोड इस पे भी डिपेंडेंट है। और एरर इन फैब्रिकेशन, और एक और है इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इन वर्कमैनशिप, कि जिन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया है वो परफेक्ट है, एक्सपीरियंस है या नहीं है। और सिक्स्थ जो हो गया, जो अब मैं बात कर रहा था, एरर्स इन फैब्रिकेशन। तो ये 6 पॉइंट है आपके इंपॉर्टेंट, ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोड फैक्टर इन सब पे डिपेंडेंट होता है। तो आप कह सकते हो कि लोड फैक्टर किन किन पे डिपेंडेंट है आपका, कि आपका लोड फैक्टर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लोडिंग पे, सपोर्ट कंडीशन, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मेंबर, अनसर्टेनिटी ऑफ लोड, इम्परफेक्शन इन वर्कमैनशिप, एरर्स इन फैब्रिकेशंस। नोट करो, ठीक है, क्लियर होगी बात ये। अब हम बात करते हैं अगली, लोड फैक्टर के बारे में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोड फैक्टर है ये वैलिड है। नोट डाल के लिखो, लोड फैक्टर इज वैलिड ओनली फॉर डक्टाइल मटेरियल। क्यों भाई, ऐसा क्यों, सिर्फ डक्टाइल मटेरियल के लिए क्यों वैलिड है? बिकॉज SF there is no safe factor for brittle material। ब्रिटल मटेरियल के लिए कोई सेफ फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा लोड फैक्टर होता क्या, FOS इंटू में SF। जब लोड फैक्टर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू में सेफ फैक्टर हो, जब सेफ फैक्टर ही नहीं है ब्रिटल मटेरियल के लिए तो उसके लिए लोड फैक्टर भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कह सकते हैं लोड फैक्टर इज वैलिड ओनली फॉर डक्टाइल मटेरियल। सेकंड चीज, सेकंड नोट डाल के लिखो, व्हेन स्ट्रक्चर्स आर imposed by wind loads, मतलब या affected by wind loads, then LF बोले तो लोड फैक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है, क्लियर होगी बात? हाँ सॉरी, ये इंक्रीज के बाद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड बाय 25%, गलत लिखा गया, रिड्यूस्ड बाय 25%। When structures are imposed by wind loads, the LF is reduced by 25%। अब जब ये सिर्फ LF किसके लिए है, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, तो फिर ब्रिटल मटेरियल्स के लिए ऐसा क्या है जो ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो उसके लिए नया टॉपिक आ जाता है जिसका क्या नाम आ जाता है आपका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसकी बात करते हैं हम, उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको डिनोट किया जाता है MOS। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है, FOS माइनस का 1। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं है कि ये आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी में से मैं 1 खत्म कर दूं,
और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपका? अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस -1 आपका क्या हो जाएगा? MOS। क्लियर हो गई ये बात? ये चीज आ जाती है आपकी लोड फैक्टर और शेप फैक्टर किन के ऊपर डिपेंडेंट है, या MOS किन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा कि ये आपका बेंडिंग मोमेंट फ्लेक्सुरल इन बीम्स का क्या इफेक्ट है। मैं लोड अप्लाई कराता गया बीम पे, लोड अप्लाई कराता गया, वो आपका स्ट्रेस डायग्राम बढ़ता गया, एक्सट्रीम फाइबर से अंदर तक रोटेशन हो गई। तो ये सब हमने इसमें सीखा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।